नमस्कार, मैं हूं घनश्याम सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एक लक्ष्य स्टडी पॉइंट। इस चैनल में आपका स्वागत है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर। एंड यह बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स बेसिकली फॉर CDOE फॉर्मली यूसोल एंड प्राइवेट एंड रेगुलर स्टूडेंट्स टू ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। So without wasting any time, let's get started. प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार। बाकी देखते हैं अपन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का वर्णन करें तथा उनके अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए किए गए योगदान की चर्चा कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन का विवरण दो और दलित वर्गों और अनुसूचित जातियों के उन्नयन में उनके योगदान पर चर्चा कीजिए। दलित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर चर्चा कीजिए। निम्न जातियों के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहाँ भी दिख जाए वहाँ लिख दो दलित वर्ग के उत्थान के लिए। ओके, तो ये आ रखा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए इसको भी साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। सो डॉक्टर पहले थोड़ा इंट्रो देख लेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक है। सॉरी, पेन नहीं काम कर रहा। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महात्मा ज्योतिबा फुले के उपरांत दलित वर्ग के दूसरे महत्वपूर्ण नेता थे। कौन दूसरे थे? ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर महात्मा बुद्ध, संत कबीर, महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन तथा विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। वे इन तीनों को अपने गुरु तुल्य का मान देते थे। ज्योतिबा फुले के जीवन तथा दलित वर्ग और निर्धन वर्ग के लिए की गई उनकी निष्कपट सेवा से डॉक्टर अंबेडकर ने अनंत प्रेरणा प्राप्त की। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन को भी दलित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर देने का निश्चय किया। अतः डॉक्टर अंबेडकर के जीवन तथा दलित वर्ग के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन निम्न दिया गया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनके लाइफ इंट्रो, इनके बारे में। आरंभिक जीवन कैसा था इनका, ठीक है। सो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म 14 अप्रैल 1981 को कहाँ, इंदौर की रियासत में पड़ने वाले महाऊ नामक स्थान पर हुआ। वे अपने पिता रामजी मालोजी सकलपाल तथा माता भीमा बाई की 14वीं संतान थे। देखो भाई इंपॉर्टेंट, 14वीं संतान थे ये। वह महार जाति से संबंधित थे। उनके पिताजी सेना में थे। अतः बालक अंबेडकर को अनेक स्थानों पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वे हास्य में कहा करते थे, मैं तो अपने परिवार का 14वां रतन हूँ। 1905 ईस्वी में जब भीमराव 14 वर्ष के हुए थे तो उनका विवाह एक 9 वर्षीय लड़की से कर दिया गया। लड़की का नाम रामाबाई। बालक भीमराव ने आरंभिक शिक्षा 17 में प्राप्त की थी। स्कूल में दलित वर्ग के बच्चों को अलग बैठाया जाता था। परिणाम स्वरूप भीमराव उच्च जाति के वर्ग के बच्चों से अलग बैठते थे। वह उनके साथ खेलों में भी भाग नहीं ले सकते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें सांस्कृतिक स्थान पर फारसी पढ़नी पड़ी। इसका कारण यह था कि निम्न जातियों को संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती थी। इसी स्कूल में अंबेडकर नाम के एक अध्यापक थे, जिनका बालक भीमराव अंबेडकर से विशेष स्नेह था। उन्हीं के प्रेम तथा स्नेह से प्रभावित होकर भीमराव ने जीवन उपरांत अपने नाम के साथ अंबेडकर लगाए रखा। निसंदेह यह अपने गुरु के प्रति उनकी सच्ची श्रद्धांजलि थी। 1908 ईस्वी में भीमराव ने एलिफेंट
हाई स्कूल मुंबई में मैट्रिक की परीक्षा पास की गई और 1912 ईस्वी में एलिफेंटस कॉलेज में बीए में उत्तीर्ण हुए। अगले ही वर्ष उन्हें बड़ौदा राज्य की ओर से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, जिसे वह उपलब्धि प्राप्त हुई थी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। अपनी जाति के वह प्रथम व्यक्ति थे जिसे यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1915 में अर्थशास्त्र में एमए किया। उपरांत 1916 ईस्वी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए। इसके पश्चात डॉक्टर भीम अम्बेडकर इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मानद हुए। इसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया, परंतु 1917 ईस्वी में उनकी छात्रवृत्ति की अवधि समाप्त होगी। परिणामस्वरूप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। भारत वापस आकर उन्होंने बम्बई में अध्यापक की नौकरी कर ली, परंतु उनकी अधिक योग्यता भी उन्हें वहां अपमानित होने से न बचा सकी। अतः उच्च जाति के अध्यापक उन्हें कई प्रकार से प्रताड़ित करते और उन पर ताने कसते। इन सब से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपरांत आघात हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में अपने दोस्तों से कुछ उधार लिया और वकालत की पढ़ाई के लिए पुनः इंग्लैंड चले गए। 1923 ईस्वी में उन्होंने DSc की डिग्री प्राप्त की। 1924 ईस्वी में वो भारत वापस आ गए और बम्बई हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। यहीं से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन का उत्कर्ष आरंभ होता है। अपने इस जीवन में उन्होंने दलित वर्ग के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया। दलित वर्ग के उत्थान के लिए कार्य, द वर्क्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित जाति से संबंधित समस्याओं से भली भांति परिचित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने विशाल दृष्टिकोण का प्रयोग दलितों के भविष्य को संवारने में लगाने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अनवरत संघर्ष करना पड़ा। दलित वर्ग के उत्थान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है। अब पॉइंट वाइज लिखे हुए इनको देख लेते हैं। साउथ बोरो कमेटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्वप्रथम दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में साउथ बोरो कमेटी के समक्ष 1919 ईस्वी में उपस्थित हुए। उन्होंने सिफारिश की कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्गों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाए। दलितों के पृथक चुनाव क्षेत्र को भी व्यवस्था की जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसके साथ ही कांग्रेस की जमकर आलोचना की और आरोप लगाया कि यह संस्था दलितों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस को उच्च जाति की रूढ़िवादी संस्था कहकर पुकारा, परंतु साउथ बोरो कमेटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सुझाव की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने प्रांतों की कुल 791 सीटों में से मात्र 24 सीटों पर आरक्षण न दिया गया। 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन प्रांतों में दलित वर्गों के लिए 13 सीटें आरक्षित की गई। कालांतर में केंद्रीय विधान परिषद में भी एक दलित सदस्य मनोनीत किया गया। दलित वर्गों की कॉन्फ्रेंसों में भाग लेना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर्वप्रथम मार्च 1920 ईस्वी में कोल्हापुर के महाराजा साहू द्वारा दलितों के हित में आयोजित की गई कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। उद्योगप्रांत वह मई 1920 ईस्वी में नागपुर में हुए दलित वर्ग की महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में वह सम्मिलित हुए। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित जातियों के हितों में जोरदार आवाज उठाई और उन्हें राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार देने की मांग की। माना जाता है कि इसी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की नींव रखी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वास्तविक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कोल्हापुर के महाराजा साहू ने उन्हें अखिल भारतीय स्तर का नेता कहा। मुकनायक आरंभ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 ईस्वी में मुकनायक नामक समाचार पत्र चलाया। यह मराठी भाषा में था और पाक्षिक छपने वाला यह समाचार पत्र दलित जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए निकाला गया था। इसके प्रथम अंक के संपादकीय लेखक में भी यह वर्णित था कि मुकनायक दलित वर्गों के उत्थान का प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी लिखा कि शक्ति तथा ज्ञान से वंचित यह वर्ग किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं कर सकता। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की व्यवस्था।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के विकास के लिए तथा उनकी उन्नति के लिए जुलाई 1924 ईस्वी को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा के विचारों का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए बहिष्कृत भारत तथा जनता नामक समाचार पत्रों को भी आरंभ किया गया। परिणामस्वरूप से विग्रही दलित वर्ग के अनेक अशिक्षित लोग बहिष्कृत हितकारिणी सभा के सदस्य बन गए। इन दोनों समाचार पत्रों ने दलित वर्ग के हितों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार किया। समत संघ का संगठन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सितंबर 1927 ईस्वी में सामाजिक समत संघ की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य दलित वर्गों को सामाजिक जीवन में उच्च जाति के समुचित अधिकार दिलाना था। इस संघर्ष के कार्यक्रम में भी सभी जातियों के लोग इकट्ठे बैठकर भोजन करते थे। इसके अतिरिक्त संघ के सदस्य आपस में अंतरजातीय विवाह भी करते थे। इस संघ के कार्यों के उचित प्रसार तथा प्रचार के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1929 ईस्वी में समत नामक समाचार पत्र भी निकाला। दलितों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस बात से भली भांति परिचित थे कि मात्र अपने पक्ष से लिखने से ही उच्च वर्ग के लोग दलितों को उनके अधिकार नहीं सौंप देंगे। इसके लिए उन्हें प्रयास भी करने होंगे। अतः दलित वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह तथा प्रदर्शनियों का सहारा लिया। 1927 ईस्वी के अंतिम माह में उन्होंने महाद जिले में स्थित एक कुएं से पानी लेने के अधिकार पर सत्याग्रह किया। उच्च वर्ग के लोग इस कुएं पर अपने अधिकार समझते थे और दलित वर्गों को यहाँ से पानी भी नहीं भरने देते थे। यह मामला अदालत तक गया और मार्च 1937 ईस्वी में फैसला दलित वर्ग के पक्ष में हो गया। निसंदेह यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की महान विजय थी। मार्च 1930 ईस्वी में नासिक स्थित कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर भी सत्याग्रह किया गया, परंतु कुछ वर्ष उपरांत इसे वापस लेना पड़ा। नाम संबंधी सुझाव। आरंभ में दलित वर्ग के लोगों को अछूत, परिहार तथा पंचमा आदि कई नामों से पुकारा जाता था। जब दलित नेताओं ने विरोध किया तो इन नामों को लेना बंद कर दिया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में उन्हें दलित वर्ग कहकर पुकारा जाने लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग की परिभाषा स्पष्ट करते हुए लिखा कि दलित वर्ग में केवल अछूत जातियां ही आती हैं। तदुपरांत 1930-31 ईस्वी में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए तो उन्होंने मांग की कि दलित वर्ग शब्द का प्रयोग भी बंद कर दिया जाए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अछूतों को सरकारी कागजातों में बिना जाति के हिंदू अथवा प्रोटेस्टेंट हिंदू कहकर पुकारा जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सरकार ने निम्न जातियों के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति शब्द का प्रयोग आरंभ किया। राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी जीवन प्रयत्न संघर्ष किया। लंदन में 1931 में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने दलित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने तथा पृथक चुनाव क्षेत्रों की मांग रखी, परंतु यह सम्मेलन महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्नाह के मध्य सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के प्रश्न पर असफल रहा हो गया। वैसे 1932 ईस्वी में घोषित कम्युनल अवार्ड में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मांगों को काफ़ी हद तक स्वीकार किया गया, परंतु महात्मा गांधी ने इसे देश हित के प्रतिकूल माना और इसके विरुद्ध आमरण अनशन रख दिया। परिणामस्वरूप 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः पैक्ट अस्तित्व में आया। इसके अनुसार दलितों के लिए सीटों का आरक्षण तो स्वीकार कर ले, परंतु पृथक चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इससे निरंकुश प्रसन्न नहीं थे। अन्य प्रयास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक उच्च कोटि के संगठन करता थे। उन्होंने अक्टूबर 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का संगठन किया। इस पार्टी ने 1937 ईस्वी में हुए चुनावों में दलित वर्ग की सभी सीटों पर विजय प्राप्त की। 1922 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का संगठित किया। 1942 ईस्वी से 46 तक वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य रहे। इस दौरान भी उन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किया। 1948 ईस्वी में उनकी अंग्रेजी पुस्तक द अनटचेबल्स प्रकाशित हुई। संविधान के निर्माण में योगदान। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिसंबर 1940 में जो संविधान सभा गठित की गई उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। उन्हें इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसमें छुआछूत को गैर कानूनी घोषित करते हुए अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। तत्पश्चात वे 1947 ईस्वी से लेकर
1951 ईस्वी तक भारत के पहले कानूनी मंत्री रहे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। दलित वर्ग के उत्थान के लिए सो यहाँ पे होता है आज का हमारा वीडियो ख़त्म, यहीं होता है हमारा लेक्चर समाप्त। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं करना ना करो, बट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उसको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा हो। एंड जिसको भी ये PDF चाहिए मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाओ और टैप करके ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को। एंड यदि ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो भी करना ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट।